हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे रिकेप चैनल में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंग को अपने रूम में देखते हैं। वो अपने मैजिक के साथ कुछ तो बना रहा था, तो वहीं बैकग्राउंड में चल रही न्यूज से हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जो गेमर सून से बदला लेने के लिए उसके स्कूल की तरफ जा रहा था, उसे सिटी के हीरो यानी प्रिंसिपल जू अरेस्ट कर लिया था और इसी के साथ ही सीन मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर तीनों मेंबर्स गेमर के फोटो को देखकर प्रार्थना कर रहे थे। जिसके बाद दाढ़ी वाले बाबा गेमर के फोटो को देखकर कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि हम लोग कैसे हैं, हम तुम्हारा बदला जरूर लेकर रहेंगे। आगे उनका लीडर कहता है कि हमारे मास्टर अभी वे ऑफ हेवन को सीखने के लिए गए हैं। लेकिन क्या हुआ, इस मैटर को संभालने के लिए हम तीनों ही काफी हैं। और फिर ये तीनों कसम लेते हैं कि वो गेमर का बदला लेकर रहेंगे। सीन डॉगी की तरफ शिफ्ट होता है। वो वैंग से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो? जिस पर वैंग कुछ नहीं कहता, वो अपना काम करता रहता है। लेकिन सोर्ड बॉय बाहर निकलकर कहता है कि मास्टर अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन्स को बना रहे हैं। जिसे सुनकर डॉगी हैरान हो जाता है और पूछता है कि लेकिन तुम किस मटेरियल से बना रहे हो। जिस पर वैंग कुछ नहीं कहता, वो तो अपना काम करता रहता है। मगर सोर्ड बॉय कहता है कि मास्टर का ये फॉर्मूला तो सीक्रेट है। और ये सुनकर डॉगी इतना ज्यादा चौंक जाता है कि वैंग का पूरा घर तक हिलने लगता है। तो वहीं अगले सीन में टीचर सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन्स की जानकारी देते हुए कहते हैं कि जब से ह्यूमन ने साइंटिफिक कल्टीवेशन इरा में कदम रखा है, तब से हम सारी पावर्स अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन्स से ही लेते हैं। वो हमारी धरती की कोर से बाहर निकलती है और उसी की मदद से हम लोग मैजिक का भी यूज कर पाते हैं। वेन्स ना दो टाइप की होती है, एक पतली और एक मोटी। और मोटी वाली वेन्स के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं और पतली वाली वेन्स के अंदर काफी कम स्पिरिचुअल पावर होती है। उन्हें तो आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो तुम ये क्लास में सोते रहते हो ना, ये भी वीक स्पिरिचुअल वेन्स का असर है। तभी शैन होशियार बनते हुए टीचर से पूछता है कि क्या हम स्पिरिचुअल को आर्टिफिशियल बना सकते हैं। जिस पर टीचर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, इंसानों के लिए स्पिरिचुअल वेन्स को बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। और वैंग टीचर की बातों को इग्नोर करके विंडो के बाहर देखने लगता है। इसके बाद क्लास खत्म करके जब टीचर वहां से जा रहे थे, तभी स्टूडेंट्स को बाहर से बर्फ गिरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर टीचर को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उनके कैलेंडर के हिसाब से जून का महीना चल रहा था और जून में कहा बर्फ गिरती है, उसमें तो गर्मी लगती है। इधर सोर्ड बॉय वैंग को प्लेग्राउंड की तरफ देखने के लिए कहता है, जिसे देखकर वैंग चुपचाप क्लास के बाहर जाने लगता है। जिसके बाद टीचर्स सोर्ड सेंट के पास जाकर कहते हैं कि लगता है कि कोई खतरा आने वाला है। जिस पर सोर्ड सेंट कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, जिस बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूँ वो जरूर इसे रोकने की कोशिश करेगा। जिस पर टीचर कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बाकी के स्टूडेंट्स की जान को खतरा हुआ तो। जिसके जवाब में सोर्ड सेंट अपनी पावर दिखाते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं हूं ना। जिसे सुनकर टीचर चैन की सांस लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। फिर इधर वैंग बाहर निकलकर अपनी पावर का यूज करता है, जहां पर उसे स्कूल के चारों तरफ सतरंगी से लाइट दिखाई देती है। तभी सोर्ड बॉय बाहर निकलकर कहता है कि मास्टर स्कूल के चारों तरफ की स्पिरिचुअल वेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जिस पर वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज करने ही वाला था कि तभी एक स्नोबॉल उसकी तरफ आती है, जिससे वैंग बच जाता है। और ये स्नोबॉल फेंकने वाले और कोई नहीं बल्कि गुओ और शैन थे। शैन कहता है कि तुम सिर्फ लक की वजह से बच गए थे। और इतना कहते ही वो वैंग की तरफ ढेर सारे स्नोबॉल फेंकने लगता है, लेकिन वैंग तो उनसे काफी आसानी से बच रहा था। तभी सोर्ड बॉय कहता है कि मास्टर अगर आप ऐसे इनसे बचते रहे तो आपके ऊपर सबको शक हो जाएगा। और इसीलिए वैंग एक स्नोबॉल को अपने चेहरे पर खा लेता है। और तभी वैंग की तरफ से लड़ने के लिए सुन और लीन नाम की गर्ल्स आती है, जिन्हें देखकर शैन अपनी पावर का यूज करने ही वाला था कि तभी सुन एक एक करके शैन और गुओ दोनों की स्नोबॉल मार के नीचे गिरा देती है। और इसके बाद सारे लोग मिलकर स्नोबॉल्स में खेलने लगते हैं। वो एक बर्फ की डॉगी की मूर्ति भी बनाते हैं। तो वहीं स्नो फाइट के दौरान सभी लोग अपनी अपनी पावर का कमाल भी दिखाते हैं। ये सब दूर खड़े होकर सोर्ड सेंट टीचर देख रहे थे। मगर तभी अचानक से स्नोफॉल ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके वजह से स्टूडेंट को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। हालांकि उनके सूट गर्मी देने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन वो यहां पर काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए वे लोग स्कूल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। तो इधर टीचर्स रूम में मिस पैन और टीचर वैंग पूरी तरह से समझ गए थे कि स्कूल की स्पिरिचुअल वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं।
और ये सब किसी एक्सटर्नल फोर्स के चलते हुआ है, यानी कि किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन उन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती, क्योंकि सोर्ड सेंट ने तो कहा ही था कि कुछ भी हो वो संभाल लेंगे। तो इस तरफ शैन क्लासरूम के अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जम जाता है। तो अंदर से स्टूडेंट कहते हैं कि ये स्नोफॉल तो काफी ज्यादा अजीब है। उनके एक साथी की जीभ दरवाजे से चिपक गई है और साथ ही में उनके पावर भी अचानक से कम होने लगते हैं। शैन दरवाजा तोड़ने लगता है तो गुओ उसे रोक लेता है और सुन कहती है, हर बार दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या तुम आर्ट ऑफ फायर बॉल का यूज नहीं कर सकते हैं? जैसे सुनकर शैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही वो अजीब तरह की मंत्र पढ़ के फायर बॉल को समन करने लगता है। तो इधर ही मंत्र खत्म होने के बाद इन तीनों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि शैन ने जो फायर बॉल समन किया था वो माचिस की तीली की तरह जल रहा था, जिसे देखकर गुओ उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर शैन रोते हुए वहां से भाग जाता है। आगे फिर गुओ फायर बॉल का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी सेम ही रिजल्ट निकलता है, माचिस की तिल्ली, जिसे देखकर शैन भी कहता है कि बड़े होशियार बन रहे थे, तो तुम्हारी भी माचिस की तीली है। अब ये सब देखकर लीन को थोड़ा अजीब लगने लगता है और इसीलिए वो दोनों भी ट्राई करते हैं, तो उनका भी फायरबॉल माचिस की तीली की तरह ही निकलता है, जिस पर गुओ बाल नोचते हुए कहता है कि अरे ये सब हो क्या रहा है। तभी सुन कहती है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, हमारे आसपास की स्पिरिचुअल वेन्स काफी ज्यादा पतले हो गए हैं और इसी की वजह से हम लोग अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं और ये सब हो रहा है बाहर गिर रही उसी स्नोफॉल की वजह से, जिसे देखकर गुओ और शैन इसको रिपेयर करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इधर लीन नीचे गिर जाती है। उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, जिसे देखकर सुन मन में कहती है कि लीन बटरफ्लाई प्रजाति की है जिसकी वीकनेस कोल्ड है। अब तो सिर्फ वैंग ही हम लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तभी शैन लीन को टीचर के ऑफिस में लेकर जाने के लिए उठाता है और गुओ को एहसास होता है कि वैंग उनके साथ नहीं है। तरफ स्कूल के प्लेग्राउंड में दाढ़ी वाले बाबा अपनी तलवार का यूज करके स्कूल की स्पिरिचुअल वीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और वो ऐसा गेमर का बदला लेने के लिए कर रहे थे। उनकी पावर ना इतनी ज्यादा होती है कि स्कूल की विंडोज टूट जाती है और सारा स्कूल बर्फ में जमने लगता है। इधर सुन और उसके फ्रेंड लीन को टीचर ऑफिस की तरफ ले जा रहे थे। वे लोग सोर्ड फ्लाइंग पावर यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें टीचर्स बिल्डिंग में इसकी परमिशन नहीं होती है, और इसीलिए ना वे लोग भागकर लीन को टीचर ऑफिस में लेकर जा रहे थे। और तभी सोर्ड बॉय सुन से कहता है कि मास्टर इस सिचुएशन को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, बस अब थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। तो इधर दाढ़ी वाले बाबा अपनी पावर का पूरी तरीके से यूज कर रहे थे और तभी वो सामने से किसी को आते हुए देखते हैं। जो भी उनके सामने से आ रहा था उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सा लड़का इतनी खतरनाक स्नो में जमा कैसे नहीं। और तभी वैंग अपनी पावर से उस सोर्ड को ही उठाकर फेंक देता है, जिसके थ्रू वो स्कूल की स्पिरिचुअल वेन को कमजोर कर रहा था, जिसे देखकर दाढ़ी वाले बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पैर जमीन पर पटकता है और उनके ऐसा करने से वहां पर जमीन उखड़ने लग जाती है, जिसे देखकर वैंग सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से जमीन के अंदर से लेजर निकलने लगता है, जिसके हिट करते ही दाढ़ी वाले बाबा तो आसमान को चीरते हुए आसमान के पार चले जाते हैं। इसके बाद वैंग उसकी जगह पर आकर उसकी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से स्कूल की स्पिरिचुअल वेन्स में इंजेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से स्कूल में सारी स्नो गायब हो जाती है और फिर वहां पर वापस से ढेर सारे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। तो इधर जब शैन लीन को टीचर के ऑफिस में लेकर जा रहा था, तभी लीन को होश आ जाता है और वो तुरंत कूदकर शैन की गोदी से नीचे उतर जाती है, क्योंकि वहां का पूरा वातावरण वैंग की पावर की वजह से गर्म हो गया था। तो वहीं स्कूल की छत पर खड़े होकर सोर्ड सेंट यही सोच रहे थे कि आखिरकार वो लड़का था कौन, यानी इन्हें वैंग को देखा ही नहीं। इसके बाद हमें पुलिस इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जू गेमर के बारे में न्यूज दे रहा था कि तभी आसमान से दाढ़ी वाले बाबा और उसकी तलवार आकर गिरती है और जू के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि दाढ़ी वाले बाबा और वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ना वांटेड क्रिमिनल्स है, जिसके बाद जू दाढ़ी वाले बाबा को पकड़ लेता है और सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।